हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो हम लोग आज पढ़ेंगे सर डीपीएसपी, है ना। डीपीएसपी ये अपने को दिख ही रहा है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी सर? डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी स्टेट जो है वो अपनी जो पॉलिसी बनाएगा, जो भी नियम कानून बनाएगा, स्टेट पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनका ध्यान रखेगा सर। नीति निर्देशक तत्व, सरकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको हिंदी में बोला जाता है सर ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है सर, आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे। इसके बाद थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं कैसे क्या दे रखे हैं ये सारी बातें ना। देखो डीपीएसपी जो है वो अगर बात करें सर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो कहाँ दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? पार्ट 4 के अंदर दे रखी है सर। पहली बात, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी थी। आर्टिकल कौन से दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद में। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक थे? 12 से लेके 35 तक। तो जैसे फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं उसके बाद डीपीएसपी शुरू होता है सर। तो नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 36 से लेके 51 तक। 51 के बाद 52 से क्या शुरू होता है? प्रेसिडेंट सर। ठीक है, तो आपके 36 से 51 आर्टिकल दे रखे हैं और पार्ट 4 में दे रखे हैं सर, ये दो बातें। ठीक है, डीपीएसपी ली कहाँ से है हमने? यानी डीपीएसपी ओरिजिनली हमारे पास नहीं थी सर, हमने बोरो करी है किसी कॉन्स्टिट्यूशन से। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सामना, अपने जो भी हमारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल राइट से लेके बहुत सारी चीज़ें वो बोरो करी हैं, हमने लिए हैं दूसरी जगह से। तो डीपीएसपी कहाँ से लिए सर अपन ने? आयरलैंड से। ध्यान रखना, डीपीएसपी जो हमने बोरो करी है ना वो करी है आपकी आयरलैंड से सर। ठीक है, बोरोड फ्रॉम। ठीक है सर, आयरलैंड के पास भी कहाँ से आई थी सर? ध्यान रखना, उसने भी जो बोरो की थी वो कहाँ से की थी? स्पेन, स्पेन से सर। तो जो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन है ना आपका, यानी फिर बोल सकते हैं सर स्पेन, स्पेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेन कंट्री का, वहां पर ओरिजिनल में दे रखी थी सर ये। ठीक है, आयरलैंड ने स्पेन से ली थी सर ना। तो स्पेन जो है वो इसका ओरिजिनेटर है, जिसने बनाई है डीपीएसपी का मेन। कौन है सर बनाने वाला? स्पेन। स्पेन से ली आयरलैंड ने, आयरलैंड से ले ली इंडिया ने सर। सिंपल चीज़ है ना। तो ये हुई एक बेसिक बात जो अपने को समझ में आनी चाहिए सर एक लेवल पे। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे उसके बारे में। अब तो उसको डेप्थ में पढ़ते हैं डीपीएसपी है क्या, एक एक डीपीएसपी को सबको सारी बात है सर उसके बारे में। डीपीएसपी का मतलब क्या है सर? जो डीपीएसपी है ना, ये ध्यान रखना, यानी कि जब कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाने या कोई कानून बनाने स्टेट को, तो उसको दिमाग में रखनी होंगी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। यानी जब जब कोई स्टेट, सर यहाँ पर स्टेट किसे बोला जाता है? ध्यान रखना, स्टेट किसे बोला जा रहा है यहाँ पे? गवर्नमेंट को। स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट सर। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, जब कभी वो कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसको, कानून बनाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी, उस टाइम ध्यान रखना होगा कि डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए बनाएगी सर वो। ठीक है, डीपीएसपी जो है वो बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन थे सर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, ध्यान रखना सिविल्स में, ये आईएएस में सवाल आया हुआ है प्री के अंदर सर। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किसमें दे रखे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें, उसके अंदर ये दे रखी थी वाली चीज। ये सेम वही चीज है जो डीपीएसपी है आज अपनी। यानी आज जो डीपीएसपी है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दे रखी है, वो ही सेम चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसके अंदर किस नाम से थी? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से। ठीक है सर, कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं सर इस तरह के, ये चीज कहां से ली गई है। अच्छा, जीओआई से एक चीज याद आ रही है अपने को, और क्या चीज बनी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सर और दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बताएं मेरे को, कमेंट करके बताना सर इस चीज को कि इसमें से क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट थी, अपन ने क्या क्या लिए हैं उसमें से। हिंट के लिए बता दूं सर, अपन ने आरबीआई के लिए बोला गया था, उसके लिए फिर आरबीआई एक्ट आया था, वो सब सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट सर 1935 सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है इसी की बेस पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब कभी आपको टाइम मिले सर पढ़ना पूरे को उसको। ये अलग से वीडियो है इसकी, पूरा पढ़ाया हुआ है हमने इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आई अपने को, ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे, कई बार सवाल बन सकता है इस चीज़ का, और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। यूपीएससी कई बार पूछ लेती है इस तरह के क्वेश्चन ही पूछती है वो, ध्यान रखना सर। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे।
तो देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना वो क्या है बेसिकली, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, यानी जो नई डेमोक्रेसी बनी है फॉर एग्जांपल इंडिया, सर उन्हें जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उन्हें जब जब वो अपना कोई भी प्रोग्राम करेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए बनाएंगे तो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सब में काम आने वाले हैं डीपीएसपी सर एक लेवल पे, ठीक है। देखो नेचर कैसा है, अब बात आती है इसका नेचर कैसा है सर। तो नेचर जो है उसका सिंपल सा मतलब है सर, यानी कि जो डीपीएसपी हैं आपके वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। इस वर्ड का मतलब समझना सर, नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि आप अगर कोई डीपीएसपी को नहीं मान रहा है, देखो डीपीएसपी हुए क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी सरकारें हैं अपने कानून बनाएंगी तो उनके लिए कुछ सिद्धांत दे रखे हैं कि आपको इस तरह का सिद्धांत मानने हैं, ठीक है सर। अगर वो उनको नहीं मानती हैं तो उस चीज के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, राजस्थान, यूपी, कोई गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, उसने कोई बात नहीं मानी, उसमें जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उन सिद्धांतों को नहीं माना, उसके अगेंस्ट जाके कोई कानून बना दिया, कोई लॉ पास कर दिया, तो सर उस बात के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। नॉन जस्टिसेबल मतलब कोर्ट नहीं जा सकते सर, ध्यान रखना, जुडिशरी के पास जाके जस्टिस नहीं हो सकता इस चीज को लेके, ठीक है सर। तो नेचर कैसा हुआ, नॉन जस्टिसेबल। इसी का उल्टा जस्टिसेबल नेचर किसका है सर, फंडामेंटल राइट्स का। अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कहीं भी हो रहा है या स्टेट फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है, किसी भी उसको नहीं दे रहा है अगर सिटीजन को, तो सर उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं नेचर में, जबकि डीपीएसपी आपकी नॉन जस्टिसेबल है नेचर में सर, ठीक है, ध्यान रखना। यानी इसका मतलब क्या हुआ सर, सिंपल सा आगे लिखा भी हुआ पूरा, दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। सर नॉट, ये ध्यान रखना वर्ड, लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते आप उसको। आप ऐसा नहीं है सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी कोर्ट में चले गए कि भैया कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है यार, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मान रही है, ठीक है सर, एक बात समझ में आई। यही इंपॉर्टेंट होता क्या है, जब डीपीएस में क्वेश्चन आएगा ना, यूपीएससी जो कई बार क्वेश्चन पूछे वो 3-4 स्टेटमेंट देता है, एक बात, दो बात, 3 बात, 4 बात, और पूछ लेगा इनमें से कौन सी बात सही है कौन सी नहीं, ओनली 1, ओनली 2, 1 2 3 उस तरह से सर, ठीक है। आते हैं भैया नेक्स्ट चीज में। अब आती है बात सर, ये कौन कौन से क्या क्या मेन क्या दे रखे हैं आपको, तो अपन एक बार को 36 से लेकर 51 तक के एक बार सारे देख लेते हैं सर, ठीक है। 36, इससे पहले आपको एक चीज और बता दें सर, जैसे इसमें जो डीपीएसपी हैं आपके, उनका क्लासिफिकेशन क्या हुआ है बेसिकली, यानी जो प्रिंसिपल्स हैं ना जो बनने 36 से लेकर 51 तक पढ़ने वाले हैं, उनका क्लासिफिकेशन है सोशलिस्टिक, जो समाजवाद को स्थापित करते हैं सर, यानी कि जो समाज वाली भावना को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, वो दे रखे हैं आपके 38, 39, ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपको सर, मिल जाएगी उसमें। गांधीयन प्रिंसिपल्स, महात्मा गांधी वाले, और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं। एक क्वेश्चन तो सर सीडीएस में सिंपल पता क्या पूछा हुआ है, ऑप्शन दे रखा था, इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, और ये 3 लिखे हुए थे, इसके अलावा एक और दे रखा था सर, समझ रहे हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल तो नहीं है ना इसमें, सोशलिस्टिक है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है सर, ठीक है। तो ये 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको सिंपल आर्टिकल्स दे रखे हैं बेसिकली ना, कि अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको बताऊं। आर्टिकल 44 है, सब जानते हैं किस चीज का होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। अब क्वेश्चन पता क्या पूछ लेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस तरह का प्रिंसिपल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल है सर वो, समझ गए बात को, कहीं और नहीं आ रहा ना 44 नहीं है सर, कैसा आंसर क्या हुआ इसका, लिबरल इंटेलेक्चुअल। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज चल रहा है सर, अभी सरकार को दोबारा लागू करना है, सब बात चल रही है, जो भी है वो नहीं जानते राजनीति क्या होने वाली है, बट हमारे लिए क्वेश्चन काम का है सर। अब ये नहीं पूछेंगे 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में दे रखा है, सबको पता है भैया 44 है, प्रिंसिपल कैसा है वो, तो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है सर, ठीक है। तो अब एक बार डिस्कस करते हैं इसको, समझ गए ना, सोशलिस्टिक में समाज वाली बातें हैं, जो समाजवाद होता है, सोशलिज्म जो होता है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं सर। गांधीयन के अंदर जो गांधी जी की सोच थी, यानी आपको ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट करना, विलेज पंचायत जो होती है उनका डेवलपमेंट करना, लोगों को एक लेवल पे सर आपको जो महिलाओं का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, विलेज इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, वो सारी बातें लिबरल इंटेलेक्चुअल में ये सब चीज़ें हैं, यानी सब लोगों को बराबर मौका मिले सब चीज़ों का, वो सारी बात है। इन सब आर्टिकल्स को ही डिस्कस करते हैं सर एक एक को सारे को, है ना। आर्टिकल 36 सर, 36 में वापस से स्टेट दे रखा है, उसमें था ना
डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी, तो उसमें स्टेट किसे बोला जाएगा, यानी स्टेट कानून बनाएगा तो स्टेट किसको बोला गया है। तो ध्यान रखना सर, यहाँ स्टेट की जो डेफिनेशन है ना वो क्या है, जो सेम आर्टिकल 12 में दे रखी थी, ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स में बताई थी अपन ने। सर इन केस किसी ने नहीं देखी है वीडियो, जो पहली बार देख रहा है, नया देख रहा है, उसके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर स्टेट का सिंपल सा मीनिंग होता है सर, जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे गवर्नमेंट फंडेड कोई भी एजेंसी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, सारे जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं आपके, वो सबके सब हो। सरकार का सिस्टम जो है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, गवर्नमेंट स्कूल हुए, आपके गवर्नमेंट कॉलेज हुए, वो सब के सब स्टेट में आते हैं सर। ठीक है, तो आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन लागू होती है यहाँ भी सर, ध्यान रखना। ठीक है, 37 में सर कुछ नहीं, प्रिंसिपल्स की बात की गई है कि वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगी उसकी, वो दे रखा है सर, वही सारे जो डिवीजन किया हुआ है। 38 में कि स्टेट जो है उसको बेसिकली एक सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं उनका भला हो सके, लोगों के भले के लिए एक सोशल ऑर्डर बनाना पड़ेगा, यानी समाज में वो व्यवस्था बनानी चाहिए। ये कैसा हुआ, सोशलिस्ट हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया, लोगों के वेलफेयर के लिए, यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करेगा सरकार। सरकार को जो है अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वेलफेयर स्टेट को कौन से डीपीएसपी में बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा सर 38। समझ रहे हो क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं। 39 हो गया अपना, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं सर, इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल जो कि फॉलो करने पड़ेंगे, कब, जब कभी भी स्टेट कानून बनाएगा सर। किस तरह कानून, लोगों को बराबर न्याय दिलाने के लिए, ये सब चीजें 39 में दे रखा है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, वो सारी बातें सर। अब देखो इक्वल जस्टिस यानी सब लोगों को बराबरी का अधिकार मिले, जैसे अपना आर्टिकल 15 था, वहां है कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां भी वही बात है, लेकिन ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। बस इक्वल जस्टिस, सब लोगों के लिए न्याय बराबर होना चाहिए, ये 39A में दे रखा है सर। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है सर, एक अपने को दिख रहा हो फ्रेज, फ्री लीगल एड। ये जो बात है ना सर, ये ध्यान रखना, ये कौन सी बात है, इसी के तहत कई बार सुना होगा ना, आजकल वेब सीरीज का जमाना चल रहा है, वेब सीरीज में काफी देख लेते हैं अपन लोग, कि अगर किसी के पास वकील नहीं होता है तो उसे सरकार वकील प्रोवाइड कराती है। मान लो कोई गरीब आदमी है और वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता सरकार सिस्टम के अंदर, कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट में हो, तो उसे फ्री का वकील दिया जाता है, सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है उसको, उसे बोलते हैं सर फ्री लीगल एड। तो वो कब बाध्य हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट बाध्य किसके थ्रू हुई है, 39A के थ्रू। 39A ने ही सैंक्शन लगाए हैं स्टेट के ऊपर कि भैया आपको फ्री लीगल एड देनी पड़ेगी। फ्री लीगल एड किसके थ्रू दी गई है, अब देखो क्वेश्चन कहां से उठते हैं। ये जो 39A है, इसके अंडर में एक बॉडी बनाई गई है सर इंडिया के अंदर, क्या बोलते हैं, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये अथॉरिटी बनाई गई है सर नालसा। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जैसे नालसा है नेशनल लेवल पे, वैसे ही इसी के लिए सालसा होती है स्टेट में सर, ध्यान रखना, SALSA। नालसा स्टेट सेंट्रल लेवल पे, सालसा स्टेट लेवल पे, स्टेट। ठीक है सर, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये प्रोवाइड करती है जो फ्री का वकील होता है, जो सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है ना गरीब आदमी के लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसे जो प्रोवाइड किया जाता है वो नालसा किया जाता है। यानी अगर आपको फ्री लीगल एड चाहिए कोर्ट में, तो आप किससे बात करोगे, आप नालसा को बोलोगे सर, नालसा की जिम्मेदारी है, अपने आप वो प्रोवाइड करवाएगा आपके लिए। व्यवस्था कहाँ दी गई है, डीपीएसपी में दी गई है। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कभी कि जो फ्री लीगल एड की व्यवस्था है, या फ्री लीगल एड, मान लो ये वर्ड ना लिखे हैं, वो क्या लिखते हैं इसकी जगह, कि कोई कोर्ट में गया और गरीब आदमी है, पुअर इंसान है कोई, उसको जो सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील प्रोवाइड किया जाता है, ये संविधान में किस जगह दे रखा है। ऑप्शन देते हैं सर आपको, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, इस तरह की बातें देते हैं मान लो, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, मान लो इसे लिख दें, प्रेसिडेंट हटा दो सुप्रीम कोर्ट लिख दें, सर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यार सुप्रीम कोर्ट ही हो सकता है, क्या पता फंडामेंटल राइट दे रखा हो उसका, आंसर क्या आएगा, डीपीएसपी। इस तरह बनता है सवाल। अब लोग क्या करते हैं, इनको पढ़ते नहीं है डेप्थ में, सर डेप्थ में जरूरी है, और इस तरह ही पढ़ना जरूरी है इन चीजों को, क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन उठते हैं उस पर जोड़ दो बस। ठीक है सर, जिन पर ज्यादा जोर हम दे रहे हैं यहाँ पे, आप उन पे ही अपन भी समझे उस चीज को जोर से सर, है ना, गौर करें उस चीज पे। तो फ्री लीगल एड नालसा और सालसा इस पे बनाई गई है सर। आते हैं भैया नेक्स्ट बात पे, 40 सर, विलेज पंचायत किसका प्रिंसिपल है, गांधी जी वाला। भाई गांधी जी का जोर हमेशा था सर, ये पंचायत है सर ना, टी है यहाँ पे, गांधी का जोर हमेशा, गांधी जी जो थे अपने महात्मा गांधी, उनका जोर हमेशा किस पे था, विलेज के डेवलपमेंट पे। तो विलेज पंचायत का
ऑर्गेनाइजेशन होना, यानी विलेज पंचायत होनी चाहिए सर। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज जो था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था स्टार्टिंग में, यानी जो पंचायती राज वाली जो बनाई गई है उसे कब दिया गया सर, आपके 9th ऐड किया गया बाद में, 9th 10th जो ऐड किया आपके 11th और 12th जो ऐड किए गए सर, सॉरी 9th नहीं 11th 12th, तो 11th 12th ऐड किया गया उसमें विलेज पंचायत, यानी अपने जो पंचायती राज एक्ट है सर रूरल और अर्बन वाला, तो वो कहाँ पे डीपीएसपी में दे रखा है सर। तो लिंक किया करो उस तरह चीज़ों को कि जो नई चीज़ बन के आई है उसमें ये चीज़ कहाँ दे रखी थी। ठीक है सर, 41 वापस से, राइट टू वर्क, लोगों को काम मिलना चाहिए, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अब देखो राइट टू वर्क और एजुकेशन सर, राइट टू वर्क लोगों को काम मिलना चाहिए सर, इसके बेस पे कौन सी स्कीम चलाई गई है, नरेगा, एमजी नरेगा जो है सर, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम है वो चलाई गई है। तो नरेगा जो है आपकी वो एमजी नरेगा सर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ध्यान रखना सर 2005। ठीक है, पहले स्कीम थी बाद में एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो नरेगा जो है वो राइट टू वर्क में आता है, यानी लोगों को मिनिमम रोजगार मिलना चाहिए सर। इसमें पहले 100 दिन था, उसको बढ़ा के 125 150 वो करते आते हैं, हर साल चेंज कर सकते हैं। अब सवाल बन जाए सर कि नरेगा जो है उस पर, नरेगा पर सीडीएम सवाल था भैया 2022 में, और बेहद सिंपल सवाल था नरेगा के ऊपर, मतलब आप सोच नहीं सकते उतना इजी क्वेश्चन था वो वाला। अब वो अगली बार पूछ लें कि नरेगा जो है एमजी नरेगा वो किसके बेस पे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा सर डीपीएसपी डेफ्ट में आर्टिकल 41। अभी समझ में आ रहा है अपने को, थोड़ा थोड़ा समझ में आया हुआ कि किस तरह से प्रिंसिपल्स को यूज करके एक्ट बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं स्टेट के सर। ठीक है, जब जब स्टेट पॉलिसी बनाएगा तो उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट है सर प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, यानी जो आपकी मैटरनिटी रिलीफ होती है, मैटरनिटी मतलब सर वो जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उनके लिए रिलीफ होना चाहिए, और ह्यूमन और जस्ट कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि बेहतर कंडीशंस होनी चाहिए काम करने के लिए, वर्क के लिए कंडीशंस बेहतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भेड़ बकरी की तरह काम करा रहे हैं आपसे, सर ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए जो पीएम मातृत्व वंदना योजना है वो इसके उसमें बनाई गई है सर, पीएम मातृत्व वंदना योजना बनाई गई है, एक स्कीम है, वो किसके अंडर में है, 42 के अंडर में है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एक उनका कानून उन्होंने बनाया है सर, है ना। ठीक है, उनके अंदर रिलीफ मिलता है आपको, 6 मंथ का रिलीफ मिलता है आपको, बिना आपकी सैलरी काटे पूरी सैलरी मिलती है, और 6 महीने की रिलीफ भी मिलती है आपको, 7 महीने की लीव भी मिलती है, पेड लीव मिलती है। मैटरनिटी लीव जो होती हैं वो आर्टिकल 42 में आती हैं सर, 42 के बेस पे ही दी गई हैं, वो उसको बेसिस मानते हो, आधार मानते हुए दी गई हैं। इस तरह से आपको बहुत सारी स्कीम्स मिलेंगी, उन्हें बस यहाँ लिंक कर लेना और आप देखना आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी सर, 100% समझ में आएंगी। सर लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं 43 के अंदर, उन लोगों के लिए प्रॉपर वेजेज होने चाहिए, यानी मिनिमम वेजेज कोड जो बनाए गए हैं, मिनिमम वेजेज कोड बनाया गया है सर, वो इसके अंदर में आता है कि मिनिमम इतनी तनख्वाह तो होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती, और होता है सर ये। ठीक है, एक मिनिमम तनख्वाह है उतनी फिक्स होती है, उससे कम नहीं हो सकती किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर, है ना। ठीक है, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो आपकी सर यूनियन बनती हैं, अपन देखते हैं ना मजदूर संघ जो यूनियन होती है, तो आपके जो वर्कर्स यूनियन होती है आपकी, लेबर यूनियन होती है आपकी, यानी अपन बोल सकते हैं सर इसको, इसके अंदर क्या आ सकता है, लेबर यूनियन। तो जो लेबर यूनियन है वो आपके इसमें आती है सर, 43A में दिया गया है ये। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए, होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी के बेस पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, कोऑपरेटिव बैंक बनाए जाते हैं, वो सब आपका डीपीएसपी में दे रखा है सर। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सर, वंस अगेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है भैया। ठीक है, होता क्या है बेसिकली ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, मतलब अपन बात करें सिंपल सा, सब लोगों के लिए जो कानून है, सिविल लॉज जो होते हैं, देखो लॉज 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज, तो जो सिविल लॉ है ना वो सबके लिए बराबर होने चाहिए सर, सिंपल सी बात। सिविल लॉज में क्या आता है सर, आपका मैरिज एक्ट, आपका सेपरेशन एक्ट, अडॉप्शन एक्ट, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें आती हैं सर, सारी सिविल जो आपके
लॉज होते हैं, उस सिविल लॉज में आता क्या है, 1 सेकेंड बता रहा हूँ सर। मैरिज एक्ट आता है आपका पूरा, शादी का कानून। इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। आपका सेपरेशन, अडॉप्शन, बच्चे गोद लेने, वो सारी बातें, तलाक वलाक से लेके वो सब कुछ सिविल लॉज में आता है सर आपका। तो जो सिविल के कानून है ना, वो सबके सब बराबर होने चाहिए सबके लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे बोलते हैं सर। अभी भारत में नहीं है सर आज की डेट में, ठीक है। अलग अलग कानून चलते हैं सर, अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून है। हम हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, उन सब चल रहे हैं सर, ठीक है। एक बात क्लियर हुई। तो ये अभी इंडिया में पैन इंडिया लागू नहीं हुआ है, इसे काफी न्यूज में है बटे सर, है ना। पूछ लेंगे कौन सा वाला आता है ये। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल ध्यान रखना, लिबरल, लिबरल हुआ ना सबके लिए बराबर सर, थोड़ा सा उदारता वाले लोग हैं, ठीक है। 45 में आते हैं सर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। छोटे बच्चों की जो केयर होती है सर, यानी जो अपन जिन्हें बोलते हैं बिल्कुल छोटे लेवल पे बच्चे जो होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल वाले, उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए उनको, वो सब चीजें। इसी के तहत वो आंगनबाड़ी वाली व्यवस्था की गई है। अब जो लिंक कैसे होती हैं चीजें, आंगनबाड़ी सिस्टम जो स्टेब्लिश किया गया है वो इसके थ्रू किया गया है सर। आंगनबाड़ी वर्कर्स वो फ्री में आपको दवाई पिलाने आती हैं, टीके लगाने आते हैं, वो सब इसके लिए किया गया है सर। चाइल्डहुड केयर, ये वर्ड ध्यान रखना सर, ठीक है। नेक्स्ट बात सर, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और ओबीसी का सर, और भी जो वीकर सेक्शन है आपके, ठीक है। यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, यानी आर्थिक और आप उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, यानी एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार इस तरह के कानून बनाएगी जिससे कि एससी, एसटी और जो और वीकर सेक्शन है और पिछड़े हुए लोग हैं, उन सब का भला हो सके, उनका प्रमोशन हो सके, उन्हें अपन ऊपर बराबरी को उस पर ला सकें सर। वो दे रखा है कहाँ, 46 में, ठीक है सर। सर आरक्षण की व्यवस्था इसी बेस पे तो की गई है। अब लिंक कर पा रहे हैं चीजों, कैसे लिंक हो रही हैं, क्वेश्चन किस तरह बनते हैं सर। जब कभी भी हम आरक्षण पढ़ते हैं तो सीधा हम आर्टिकल 15-16 पे जाते हैं बस, क्योंकि 15 और 16 प्रोविजन किए हुए हैं, 15(2), 15(4), 15(6) और 16(2), 16(4) उनमें दिया हुआ प्रोविजन। लेकिन सर डीपीएसपी भी तो है 46 वाला, ओरिजिन तो यहीं से है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 46 दे रखा था। 15(2), 15(4) बाद में जोड़े गए, आरक्षण की व्यवस्था बाद में की गई है, ध्यान रखना सर। ओरिजिनल संविधान में आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे ही लगा तो जब लागू हो गया उसके बाद की गई है व्यवस्था कि आरक्षण होना चाहिए, ठीक है सर। लेकिन उसका ओरिजिन कहां पर है, जड़ कहां है, रूट्स कहां है उसकी, 46 में है सर। सिंपल सा, समझ में आ रहा है, लिंक कर पा रहे हैं चीजों को। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट है सर अपना 47 जो दे रखा है, स्टेट की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। क्या ड्यूटी है सर उसकी, कि लोगों के अंदर न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाया जाए एक तो, और जिससे कि, और दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे सर। जो भी, इसीलिए सर अपन देखते हैं आयुष्मान भारत योजना चल रही है, अभी बहुत सारी योजना चल रही है सरकार की, जिनमें आपको एक लेवल तक 5 लाख तक का बीमा फ्री है, 10 लाख तक का बीमा फ्री है, कवर किया जाता है, वो सब चीज़ें, वो सब का सब पब्लिक हेल्थ के लिए सर, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए लोगों को। इसीलिए वो एक अनाज दिया जाता है आजकल, उसमें भी सर आपको स्प्राउट्स वगैरह दिए जा रहे हैं बच्चों को, उन सब चीज़ों के लिए स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के अंदर न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ाए सर। एक तो होता है सिर्फ खाना, फूड, एक होता है न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस का मतलब क्या है सर, आपको जितनी कैलोरी चाहिए होती है एक इंसान को, उसके हिसाब से कैलोरिफिक वैल्यू के हिसाब से फूड दिया जा रहा है उसको सर, वो है आपका न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है सर। तो न्यूट्रिशन वैल्यू को ध्यान रखते हुए आपको फूड प्रोवाइड करना सर, ठीक है। प्रॉपर दाल मिलनी चाहिए, किस चीज़ में कितना प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसके हिसाब से आपके फूड का कैटेगराइजेशन करना सर, ठीक है। और इसीलिए अपन ने देखा होगा सर, इस चीज़ के लिए ही लोगों को, जैसे अपन देखते हैं इंदिरा रसोई योजना चलती है, अंत्योदय योजना है, वो सब जो स्कीम्स है ना, वो इसके लिए ही है सर, क्योंकि ये दे रखा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को स्कीम्स लागू करनी पड़ रही है बहुत सारी, कई बार सर, ठीक है, समझ में आया। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, लोगों के पास काम होना चाहिए, और लोगों की हेल्थ सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। इसीलिए सर बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे मिशन इंद्रधनुष है आपका, अपनी सर ये है आयुष्मान योजना है सर आपकी, ठीक है। ये सब स्कीम क्या है, वही तो है कि लोगों को हेल्थ सिस्टम बेहतर मिल जाए, हेल्थ कवरेज मिल जाए सब लोगों को प्रॉपर, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, अटल बीमा योजना, वो सब चीजें सर, सारी बातें। आते हैं सर नेक्स्ट पे, 48 क्या बोलता है भैया अपना,
एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कृषि का और एनिमल हस्बेंड्री उनका बेनिफिट होना चाहिए, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो कृषि की ग्रोथ के लिए क्या किया हुआ सरकार ने, पीएम किसान निधि योजना चलती है, अभी किसान सम्मान निधि करके है, पीएम किसान वो चलती है सर। फार्मर्स वेलफेयर के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है सर। इनके लिए अलग से बहुत सारी स्कीम बनाई हुई हैं, बहुत सारी पॉलिसी चल रही है सर एनिमल हस्बेंड्री के इन सब के लिए, जैसे जनधन, आपकी गोवर्धन योजना है, तो वो जो गोधन योजना है, गोधन है, उसमें जो 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 पशु जो गोबर देते हैं उसके गोबर को यूज कर, काउ डंग को या जो भी एनिमल उसके रहते हैं उनको यूज करके एक लेवल पे उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके सर, ठीक है। तो ये भी दे रखा है यहाँ पे। तो जो जो इस तरह की स्कीम्स एग्रीकल्चर वाली हैं वो सब की सब आपकी 48 में दे रखे हैं सर। 48A जो है उसमें दे रखा है सर प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट किसका, एनवायरमेंट का और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, यानी आपके जो एनवायरमेंट है अपने आसपास का उसका सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा, और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसे सेफ गार्ड करना पड़ेगा सर सरकार को। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना रखा है। ये सब जो एक्ट बना रखे हैं एनवायरमेंट को सेफ करने के लिए, एनजीटी बना रखा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब जो बॉडीज हैं। अब कल को सवाल आ जाए सर फॉर एग्जांपल के लिए कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इट इज ऑन दी गाइडलाइंस ऑफ, स्टेटमेंट देते हैं सर, चार ऑप्शन देते हैं आपको। डीपीएसपी भैया कोई नहीं सोचेगा, ध्यान रखना, कोई भी नहीं सोचेगा, जबकि आंसर क्या है उसका, डीपीएसपी है। कौन सा, 48A, क्योंकि इसमें दे रखा है भैया वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है आपको, एनवायरमेंट को रोकना है आपको। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनाए, यही तो काम है सर, प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को। तो ये सारी बातें आपको देखो, इनको लिंक करना उन चीज़ों से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ चीज़ों को, उनको नोट करना, वीडियो को पॉज करके नोट कर रोक के कि लिखना उस चीज़ को क्लियर सर, तभी काम आएगी वो अपने। और कवर होते हैं, बहुत इजीली कवर होते हैं, यूपीएससी बहुत इसी चीज़ में जोर देती है हमेशा, ध्यान रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। नेक्स्ट बात पे आते हैं सर 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और जो जो अपने नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पुराने धरोहर की चीज़ें, हमारी हेरिटेज की चीज़ें, उन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी प्लेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं सर हमारे, फॉर एग्जांपल अपना सर ताजमहल है, लाल किला है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने कुतुब मीनार है, जो भी वो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस है, हेरिटेज में बड़ी जगह रखती हैं सर, फोर्ट्स वगैरह हैं पुराने, उन्हें सर प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनकी। इसी के लिए सर आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अलग से, पुरातत्व विभाग जिसे बोलते हैं हम, और वो यही काम करता है बेसिकली पूरा। एएसआई जो है अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बेसिकली यही कर रहा होता है कि भैया इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, सारी चीज़ें सर, ठीक है। 50 में दे रखा है सर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी जो है वो अलग रहेगी एग्जीक्यूटिव से सर। एग्जीक्यूटिव कौन हुए सर, सिंपल सा, सारे मंत्री लोग, सारे मंत्री जिन्हें कहते हैं मिनिस्टर सर, क्योंकि इन मंत्रियों के ऑर्डर पे ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है सर, ध्यान रखना है ना। मिनिस्टर्स यानी अपन बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं पूरा सर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे मंत्री होते हैं एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी कौन हुई सर आपका, कोर्ट्स। तो जो आपके कोर्ट्स हैं वो कोर्ट्स जो हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी भी तरह का, किसमें, एग्जीक्यूटिव के काम में। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है सर, स्टेट में गवर्नर और सेंटर पे राष्ट्रपति साहब। तो राष्ट्रपति और मंत्री वगैरह, ये सब प्रधानमंत्री वगैरह, इन सब के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, किसका, कोर्ट्स का सर, सिंपल सी बात। ये है एक बेसिक बात सर, सिंपल समझ में आती है अपने को। तो जो जुडिशरी है और वो दोनों सर इंडिविजुअल लेवल पे काम करेंगे, सेपरेट होकर अपना अपना, ना जुडिशरी इंटरफेयर करेगी ना एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करेगा जुडिशरी के अंदर। यानी मान लो जुडिशरी में कोई केस गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उसमें जुडिशरी का, इसका एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव उन्हें कुछ नहीं बताएगा, कोई गाइडलाइन नहीं देगा कि आप ये डिसीजन दो, ये मत दो, ठीक है सर। उन्हें अपना काम पता है, तुम्हें अपना काम पता है। डीपीएस में दे रखा है भैया, इसीलिए सरकार को अपने हिसाब से, उसी हिसाब से सेपरेट रखना होता है सर, सिंपल सा, ठीक है। इसलिए अपन सुनते हैं ना, जैसे अपन जब पार्लियामेंट पढ़ा था उसमें बताई थी एक चीज सर, सिंपल सी, कि जो भी पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी आपने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में कुछ भी बोला, उसके लिए आप जुडिशरी के लिए जिम्मेदार नहीं हो, यानी आपके ऊपर केस नहीं चलेगा उसके ऊपर, किसी भी तरह के फैक्ट के ऊपर, ठीक है सर। तो वो कहाँ से आता है, आर्टिकल 50 से आता है सर, वो सेपरेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है सर।
लास्ट है भैया अपना प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी सर जो भी इंटरनेशनल पीस है, अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसके और सिक्योरिटी के लिए जो भी पॉलिसी बनानी है, इंटरनेशनल कोई ट्रीटी होगी, कुछ भी होगा सर, वो सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, और वो इन सब के सब लोगों को सर मानने पड़ते हैं। एक बात बेसिक सी समझ गए सर, सिंपल सी, पूरी क्लियर बात समझ में आई अपने को। ये थी अपनी सर पूरी क्या डीपीएसपी। तो एक एक बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी अपने को, सारी बातें बता दी सर। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है अपन, ये ध्यान रखना, सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, अब इन आर्टिकल्स को सर एक एक को एक बार को वहां से मैंने पूरे पढ़ लिए, एक चीजें क्लियर हो गई हैं, बस इनको यहाँ पर सर एक एक को लिख के देखना और अपने को क्लियर थोड़ा सा और समझ में आएंगे आपको बेटर तरीके से। ठीक है सर, क्लियर हुई सारी बातें, डीपीएसपी की सारी बातें, सबको चाहिए सर एक एक किस तरह से काम करनी है और उनको लिंक करना इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।